अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आज हमारे साथ एक बहुत ही मोतबर, नामवर और जानी पहचानी शख्सियत जो है हमारे साथ हैं। इशफाक अहमद साहब इनका नाम है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके जहन में आ रहा होगा कि इशफाक अहमद साहब, ऑफ कोर्स इशफाक अहमद साहब हम सब उनको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मरहूम इशफाक अहमद साहब जिन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को एनलाइट किया, बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी गुजारने के गुर सिखाए, बहुत सारी दानिश की बातें हमें सिखाई और हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। वो हमेशा हमारे साथ हैं। बट हमारे साथ एक और इशफाक अहमद साहब हैं जो कि उन्हीं की लाइन के ऊपर थोड़ा सा चल रहे हैं और किताब लिखी है इन्होंने जो कि मैंने पढ़ी भी है और उसका नाम है सॉलिट्यूड। दैट वॉज़ वंडरफुल एंड आई ओपनर बुक फॉर मी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम बड़े जिसको कहते हैं फ़िलासफ़र्स और बड़े अदीब लोग जो होते हैं ना, उनसे हम इस तरह की बातें सुनते हैं। इशफाक का ताल्लुक़ जो है वो थोड़ा सा, प्रोफेशन इनका जो है वो बहुत डिफरेंट है, मगर द वे ही हैज़ रिटन दैट बुक वो बहुत डिफरेंट है और वो दैट हैज़ बीन रिटन वेरी ब्यूटीफुली। हम ज़रूर आपको उसका नाम भी बताएंगे और शेयर भी करेंगे आपसे, और आप में से अगर कोई लेना भी चाहे तो वो भी अवेलेबल हो जाएगी। सो इशफाक अहमद की तरफ चलते हैं और पूछते हैं कि बेसिकली जो किताब सॉलिट्यूड है, क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ लाइफ लेसन्स, और जैसे मैंने कहा ये आई ओपनर है, मेरे लिए भी आई ओपनर था, बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसे हमारे सोशल इश्यूज़ जो कि जिन पे आम तौर पे हम जब बात करना शुरू करते हैं तो हमारी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं या हमारे अंदर हम उनको सुनना नहीं चाहते। और उनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर मेरी अपनी भी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मैं ख़ुद भी ज़रा समझती हूँ कि अच्छा ये इस तरह नहीं, इस तरह से होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ढके छुपे लफ्ज़ों में इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ इशफाक आपको ख़ुद बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी इशफाक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर गिविंग अस टाइम। अपने बारे में कुछ बताइए, करते क्या हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और बहुत लंबा आपने इंट्रोडक्शन कराया और बाई चांस मेरा नाम इशफाक साहब से मिलता है, अदरवाइज़ कोई देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। जहाँ तक प्रोफेशन का ताल्लुक है तो मैं बाई प्रोफेशन फाइनेंस में हूँ, फाइनेंस कंट्रोलर हूँ। लुक एट दिस, एक इंटरनेशनल कंपनी में जी फाइनेंस कंट्रोलर हैं, और किताबें जो हैं वो ज़िंदगी के ऊपर, ज़िंदगी के आम मामलात के ऊपर बड़ी खूबसूरती से लिखी। अपनी किताब के बारे में बताइए, व्हाट वाज द मोटिवेशन फॉर दैट? बेसिकली ये बुक काफ़ी देर पहले मैंने लिखना शुरू की थी। आई थिंक आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन टीन एज और मे बी लाइक 22 और 23, सो इट टुक अराउंड 20 ईयर्स। तो मैं लिखता रहा, फिर काम के सिलसिले में बाहर चला गया, तो उस दौरान थोड़ा बहुत लिखना जारी रहा। फिर कोविड के दौरान चूँकि वर्क फ्रॉम होम का चल रहा था सिलसिला, तो उस दौरान मुझे मौका मिला, तो फिर मैंने सोचा कि इसको कंपोज़ किया जाए, इसको दोबारा रीरीड किया। 20 ईयर्स में कुछ चीज़ें चेंज हो गई थी, तो उनको मैंने दोबारा से, आप समझ लें कि बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, अपडेट किया और फिर इसको पब्लिश करवाया। यानी वो 20 सालों का एसेंस है ऑफ योर लाइफ, जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं, आपकी लर्निंग है और मे बी लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं, कह सकते हैं। तो बाई नेचर मेरा जो है वो ताल्लुक़ ज़्यादातर आर्ट और मैं इस तरह का बंदा हूँ, लेकिन क्योंकि आजकल आपको पता है इकॉनमी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, तो आपको उस तरफ फोकस करने के लिए अपने शौक़ समटाइम्स सस्पेंड करके, जिसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, तो वो थोड़ा दूसरी तरफ आना पड़ता। तो ये बेसिकली बुक है जिसके अंदर 6 जो हैं वो शॉर्ट नावल्स हैं और लाइफ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल टॉपिक्स हैं, उनको टच किया गया है। बिल्कुल जी। 6 जो हैं वो स्मॉल जैसे शॉर्ट स्टोरीज़ की तरह के नावल्स जो इसमें हैं, एंड दे हैव बिन लाइक बड़े आई ओपनर हैं और लर्निंग बहुत ज़्यादा है उसमें। और एक दफ़ा तो आपको लगता है कि ये क्या है, यानी जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं, बिकॉज समटाइम्स वो बड़ा क्रिटिकली लिखा गया है उसको और बड़े डिफरेंट एंगल्स के ऊपर उसको डिस्कस किया गया है, उसी की तरफ आप जाने लगे। सो इशफाक, व्हाट डू यू थिंक कि हम आपके ख्याल में ज़िंदगी, क्योंकि आपकी बुक जो है वो लाइफ लेसन्स के ऊपर है बेसिकली, तो व्हाट डू यू थिंक कि लाइफ गुजारने के जो तरीके हैं, या वो ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें जो ख़ास तौर पे लाइफ गुजारने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और हमें जाननी भी चाहिए, और यू हैव मेंशन इन योर बुक। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ अलॉन्ग विद दिस, अपनी बुक में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारी, मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी का एक ख़ास जो एस्पेक्ट है शादी, उसके बारे में बहुत खूबसूरती से, बड़ी डिटेल से और बड़ा क्रिटिकली आपने लिखा है। तो व्हाट इज़ दैट? एक तो लाइफ के आपके ख्याल में प्रिंसिपल्स क्या हैं जो लोगों को पता होने चाहिए, एंड देन शादी के बारे में जो ख़ास तौर पे यू हैव ब्रॉट अप दिस टॉपिक टू द वर्ल्ड, वो क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ अबाउट, ज़िंदगी क्या है, कैसे गुजारी जाए, तो इस बारे में खैर हमें गाइडेंस तो बहुत जगहों से मिलती है, रिलीजन से मिलती है, हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं और बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करना आसान नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लाइफ जो है उसमें लाइफ इज़ ऑल अबाउट लाइफ स्टाइल, या आप ये कह लें कि ज़िंदगी जो है वो एक तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है। तो उसमें जो आजकल दो चीज़ें हमें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। एक ये है कि पैसा जो है वो कुछ नहीं है और पैसे के बगैर भी इंसान खुश रह सकता है और रिश्तों को अहमियत देनी चाहिए, पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। दूसरा जो हम बात सुनने को मिलती है वो कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा बचाएं, पैसे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, इसके लिए आप इसको ज़ाया ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। अब देखें, एक बात हमें अपनी जो लोग हैं उनको ये गाइड करना चाहिए कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, ये जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड है, ये जो ईरा है, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल अबाउट कमर्शलिज्म। ज़िंदगी का हर फील्ड कमर्शलाइज हो चुका है। इसलिए लोगों को कमर्शलिज्म लर्न करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव पर पूरी तरह कमिटमेंट से काम करना चाहिए। Beautiful. इसमें बिल्कुल कोई आजकल के दौर में राय नहीं है, पुराने दौर में राय हो सकती थी, या किसी आने वाले दौर में जब इकॉनमी कम इम्पोर्टेंट हो जाए तो मे बी हम दूसरी बात की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ में जब आप अपने जीज़ एंड ओज़ पे काम करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना चाहते हैं, तो इसमें जो आपने एक चीज़ नहीं करनी वो ये है कि अपनी किसी खुशी को या अपनी किसी सेलिब्रेशन को या किसी ब्लेसिंग को के इंजॉय करने को अपनी ज़िंदगी के आने वाले किसी माइलस्टोन तक सस्पेंड ना कर छोड़ें। ब्यूटीफुल। अब ये बात थोड़ी मुश्किल है, मैं इसको थोड़ा आसान करूँगा। जैसे एक बंदे के पास साइकिल है तो वो अपनी साइकिल को इसलिए साफ़ नहीं रखता, सजाता नहीं है, स्टिकर नहीं लगाता कि यार जब तक मेरे पास बाइक नहीं आएगी ना तो मैं इसको इंजॉय नहीं करूँगा। ट्रू। और बाइक वाला जो बंदा है वो इसलिए साफ़ नहीं रखता कि यार गाड़ी होगी तो साफ़ रखेंगे, बाइक को आजकल कौन पूछता है। और गाड़ी वाला बंदा ये कह रहा है कि यार बड़ी गाड़ी आएगी तो वो इंजॉय करेंगे। ब्यूटीफुल। अब इसको क्या करना है। इसी तरह अगर आप एक रेंट पे रहते हैं घर में, तो लोग उस घर को ना सजाते हैं ना उस पर पैसा लगाते हैं, सिर्फ इसलिए कि भाई अपना घर लेंगे तो सजाएंगे, अब रेंटेड हाउस को क्या सजाना। तो बेसिकली ये जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी खुशियों को, अपनी सेलिब्रेशंस को एक आने वाले माइलस्टोन्स तक सस्पेंड कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो हमें क्या करना है कि अपने माइलस्टोन्स के ऊपर पूरी तरह फोकस्ड रहना है, कमिटेड रहना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है। क्योंकि हमारा जो इस वक्त जो ग्लोबलाइजेशन में जो इस वक्त मुकाबला हो रहा है कंट्रीज़ लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, वो सारा इकोनॉमी बेस्ड है। तो हम उसमें पीछे नहीं रह सकते किसी भी सतह पे। तो वहाँ पर फोकस ज़रूर रखना है, लेकिन जो आज आपको मिला हुआ है उसको कभी उस वक्त तक सस्पेंड ना कर छोड़ें कि वो वक्त आएगा तो इस चीज़ को हम इंजॉय करें। ब्यूटीफुली इशफाक, बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत आपने बात की कि हमें हर लम्हा जो हमारी ज़िंदगी में है हमें उसको कंडीशन करने की बजाय कि ये होगा तो हम खुशी मनाएंगे, ये होगा तो हम ये करेंगे, उसके साथ कंडीशन करने की बजाय उस मोमेंट को आज और अभी इंजॉय करना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि क्योंकि इकॉनमी में अगर आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे या आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लर्निंग नहीं है, एफर्ट्स नहीं है, तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट लिव अ तर्ज लाइफ, जैसे आपने कहा, एक लाइफ स्टाइल जो। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुली कंक्लूडेड विद द लेसन्स वन शुड लर्न। अगर आप मुझे अलाउ करें तो इसमें कुछ लोग जो हमारे व्यूअर सुनने वाले वो इस बात पे थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे कि यार मैं तो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं तो इकॉनमी मेरी जब सेट ही नहीं है तो तर्ज़ ज़िंदगी कहाँ से आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जिस स्केल पर भी हैं, आपका लेट से एक रूम है उसमें 2 चेयर्स पड़ी हैं, आप उसको एक कॉर्नर में सेट करें और अपने स्पाउस के साथ बैठकर आप एक कप ऑफ टी पिएं। आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में फ्री ऑफ कॉस्ट भी सेलिब्रेशंस हैं। बरसात का आजकल मौसम है, आप बारिश होती है, आप बाहर जाएं, आप बजाय इसके कि खड़े हुए पानी के ऊपर कमेंट्स करने के, उसको उसी तरह एंजॉय करें जैसे आप बचपन में करते थे। आप डूबते हुए के वो हम फेंकते होते थे। हाँ, अगर आप वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट या किसी दोस्त को मिलने चले जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं,
छत पे आप डूबते सूरज को देखें, चढ़ते सूरज को देखें, ये अल्लाह ताला ने फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटीज़ हमारे इर्द गिर्द रखी हुई हैं। अपनी फैमिली को आप वीकेंड पे, आप ज़रूरी नहीं कि अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाएं, आप वॉक करते हुए फैमिली को किसी छोटी सी जगह पे जो ऑन द रोड हो कुछ खिला लें। आप देखेंगे कि वही फैमिली, वही बच्चे जो घर बैठे हुए लड़ रहे थे या थोड़ा परेशान थे, वो खुश होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगेन आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं उसकी प्रमोशन के लिए कोशिश करें, आप बिज़नेस कर रहे हैं उसकी नेक्स्ट लेवल पर जाने की कोशिश करें, लेकिन इन खुशियों को सस्पेंड ना करें। यानी वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द हैं अभी जो इस वक्त है उसको भी सेलिब्रेट कीजिए और आने वाले चीज़ों के लिए जो है अपनी एफर्ट्स जो हैं वो ज़रूर डालें। बहुत खूबसूरत बात की है इशफाक आपने। बेसिकली हम, मुझे लगता है कि हम यही मिस कर रहे हैं। हम बड़े दिनों के चक्करों में अपनी छोटे छोटे से लम्हात जो है ना, वी आर मिसिंग दैट। और सनसेट की खूबसूरती किसको अट्रैक्ट नहीं करती, ग्रीनरी किसको अट्रैक्ट नहीं करती, मगर हमें लगता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके बैठ के ही हम जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ये मुफ्त वाली चीज़ें तो आप हमें बता रहे हैं, हम तो इसको बिल्कुल भी कहीं कंसिडर नहीं करते। मैरिज हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, हमारी स्ट्रेंथ, हमारे कल्चर में ये हमारी स्ट्रेंथ है, था, अल्लाह करे ये रहे भी, जिसके बारे में अब मैं थोड़ी सी डाउटफुल हूँ क्योंकि जिस तरह से डेग्रेडेशंस हो रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, डिके आ रहा है, वो थोड़ा सा अलार्मिंग ज़रूर है। तो आपकी बुक में बड़ी खूबसूरती से इस टॉपिक को टच किया गया है, मानवी चीज़ों को, एंड देन यू आर जस्ट ब्रिंगिंग दैम टू द रियल लाइफ, जो एक्चुअली हकीकतें हैं वो किस तरह से चैलेंजिंग होती हैं बंदे के लिए। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि व्हाट इट इज़ फॉर यू एंड हाउ यू वांट टू टीच अस कि अच्छा किस तरह से हमें इसको देखना चाहिए। देखिए, मैरिजल इंस्टीट्यूशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, और जिन इश्यूज़ को हम पिछले 20-30 साल से एड्रेस करते आ रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ उससे थोड़ी बहुत मे बी डिफरेंट हैं। मेरे पास इसके कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है कि मतलब इसका सक्सेस रेट क्या है, फेलियर रेट क्या है, लेकिन एक फीलिंग है कि हमारे मैरिटल इंस्टीट्यूशन का जो अच्छी चीज़ है, जो पॉजिटिव चीज़ है, वो ये है कि जो हम उसकी इमारत है वो तो कायम है, बाहर से जो उसका एक्सटीरियर है दैट इज़ स्टिल देयर, उसको हम बचाने में कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन उसका जो इंटीरियर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटोरिएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हुई हैं जो कि अभी शायद एड्रेस नहीं हो रही, और लोगों को के पास एड्रेस करने के लिए कोई फोरम भी नहीं है। उसमें जो एक जो कॉमन चीज़ है जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि कम्युनिकेशन गैप है, फिर इमोशंस का कूल डाउन होना है, फिर ये है कि जैसे हम कहते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर इख्तलाफात ज़्यादा हैं, बड़ी बातों पर इतने इख्तलाफात नहीं हैं। तो ये मेरे ख्याल में इसमें जो हमारे जो ड्रामा राइटर्स हैं, हमारा जो मीडिया है, जो लोग हैं, उनको दे शुड कम अप, और उसमें उनको ये इस इंस्टीट्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इस बारे में गाइड करना चाहिए। अभी के लिए जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात लोगों को बताना चाहूँगा कि देखें, हम लोग जो इल्म हासिल करते हैं ज़िंदगी में, जो भी सीखते हैं उसके वो डिफरेंट लोगों से सीखते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। मसलन दरसगाहें हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेरेंट्स हैं, इसातिज़ा हैं, कोचेस, ट्रेनर्स, मेंटर्स, ये सब हमें सिखाते हैं। इसमें से बहुत से लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जैसे माँ का रिश्ता है वो दुआ देती है। लेकिन ये इन सारे अजीम रिश्तों में एक चीज़ कॉमन है, ये सब आपको सिखा कर, पढ़ा कर, सपोर्ट करके, पैसे देकर ज़िंदगी के समंदर में आपको अकेला उतार देते हैं। आपके साथ कोई नहीं उतरता। जो आपके साथ उतरता है वो आपका पार्टनर होता है, जिसे आप लाइफ पार्टनर कहते हैं, जिसे आप जीवन साथी कहते हैं। अब अगर आप उसकी डेफिनेशन को, उसकी इम्पोर्टेंस को देखें तो उन इसातिज़ा में से, कोचेज़ में से, मेंटोर्स में से कोई आपके साथ नहीं उतरा। जो आपके साथ उतरा वो आपका जीवन साथी है। वो आपके साथ उतरता है, साथ डूबता है, साथ तैरता है लहरों पे, हर तरह के अप्स एंड डाउन्स में देखता है। जब हस्बैंड को कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है तो उस रात हस्बैंड पे जो गुजरती है वो औरत उसके साथ झीलती है और उसको जानती है। इसी तरह जब बच्चे का जन्म होता है तो जो शख्स उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा परेशान बाहर खड़ा होता है, पैसे अरेंज कर रहा होता है, डॉक्टर से कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, वो हस्बैंड होता है। बिल्कुल ऐसे, राइट, ट्रू। तो लोगों को इस डेफिनेशन से ये बात समझ लेनी चाहिए, हम सब
को कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये सीखने सिखलाने का रिश्ता ही नहीं है। ओके, ये So what it इम्प्रेस is? करने और इम्प्रेस होने का रिश्ता नहीं है। इंटरेस्टिंग। Number इम्प्रेस one. करने और होने का नहीं। होने का नहीं ओके। है। नंबर 3, ये फिजिकल रिश्ता भी नहीं है, फिजिकल physical भी नहीं। अट्रैक्शन का। फॉर सिर्फ एग्जाम्पल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है। Okay. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यार वाइफ या हस्बैंड दोनों ये कहेंगे यार वो देखो मैंने फलां को देखा, वो फिजिकली कितना, क्या वो आपके साथ डूबता है? क्या वो लहर डीप डाइव करता है? ब्यूटीफुल। जब आपके बच्चे को ट्यूशन फ़ी चाहिए होती है और आपके पास फ़ी नहीं होती, तो वो जो शख्स आपके साथ बैठकर उस परेशानी को झीलता है, क्या वो जो फिज़िकली स्मार्ट नज़र आने वाला शख्स है, चाहे मेल है वो या फीमेल है, क्या वो ये सब कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। एक रात के लिए भी नहीं कर सकता। आप कभी 2 बूढ़े मियाँ बीवी को देखें जो एक चारपाई पे बैठे होंगे, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, अच्छा आप देखेंगे उनमें भी वो जो टिक टिक हो रही होती है। चिक 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 चलती रहती है। This is the beauty, उनका मुझे लगता है। बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, अक्सर आप देखेंगे कि उनमें से एक चला जाए तो कुछ अरसे बाद दूसरा भी चला जाए। True. ये साथ का सफ़र है, इसीलिए इसको मैंने बस उसके लफ्ज़ को डिफ़ाइन किया कि जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, राइट। तो इस मकाम को अगर आप समझ लें तो फिर आपको ये अंदाज़ा होगा कि जो हम ये कहते हैं कि जी मैं इससे उकता गया हूँ, इसने मुझसे कुछ नहीं सीखा, इसने मुझसे कुछ लर्न नहीं किया, तो ये दरसगाह नहीं है। ओह ब्यूटीफुल। ये साथ डूबने और तैरने और बर्दाश्त करके का साथ चलने सफ़र वाली है। बात। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है भाई, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। इशफाक, आपकी किताब में एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो कि आजकल हमारे माशरे का एक बड़ा जो है ना, हम हैं तो मुस्लिम सोसाइटी और हमने देखा है कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ में तो जैसे सेकंड मैरिज की मैं बात कर रही हूँ, सुनने वालों के लिए हम इसको क्लियर कर दें थोड़ा। सेकंड मैरिज हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से तो ये रिलीजियसली तो ऑफ कोर्स आपको एक चीज़ अलाउड है, वो आप कर सकते हैं, मगर हमारे कल्चर ने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया हुआ है कि वो जो लोग जिन्होंने दूसरी शादियां की भी हुई होती हैं, तो हम देखते हैं कि अक्सर दूसरी शादी करने वाली ख़वातीन जो होती हैं दे सफ़र अलॉट सेकेंड मैरिज में जो होता है। मगर आपकी किताब में यू हैव वेरी ब्यूटीफुली मेक दिस ट्रांजिशन के जी फर्स्ट मैरिज को आप कैसे लेके चल रहे हैं एंड देन यू आर गेटिंग इनटू अ सेकंड मैरिज, वो किस तरह से चल रही है, वो आपने एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट उसमें जो है वो दिखाने की कोशिश की है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त हमारे जो सिचुएशन है, जो हम पॉपुलेशन अपनी डिवीज़न की बात करें तो उसमें शायद दूसरी शादी की ज़रूरत जो है वो है, मगर एट द सेम टाइम मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ के लोग जो हैं दे आर नॉट ट्रेंड इनफ टू डील विद दिस कि जी वो 2 शादियों को साइमल्टेनियसली और उस तरह से जो है वो डील कर सकें। बट द वे यू हैव पुट इट इनटू योर नॉवेल वो बहुत खूबसूरत है। आई वांट कि मेरे सुनने वालों को वो जो रीजंस बिहाइंड दैट है आप वो बताइए, एंड हमारी जो फीमेल्स जो कि मेरे जैसी, मैं भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, मगर मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि उसकी कुछ कंडीशंस जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए जब आपको करनी चाहिए। सो मैं अपनी बात बाद में करूँगी, मगर हम पहले इशफाक से पूछेंगे व्हाट इज़ दैट, कि आपके ख्याल में व्हाट आर द थिंग्स की वजह से आपको ये शादी क्यों, दूसरी शादी क्यों ज़रूरी है हमारे ये लिए? बुक में से आपने सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो है उसको पकड़ लिया। देखिए कंट्रोवर्सी तो मेरी पहचान है। नहीं, आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्चुअली। और इसमें देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि ये कंट्रोवर्शियल है, और अपेरेंटली जब हम इसको एड्रेस करते हैं तो डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं उनको ये हर्ट करता है, राइट? बिकॉज जिस चीज़ की अपीयरेंस आपको नुकसानदेह नज़र आती हो उसके फ़ायदे को समझना बहुत मुश्किल होता है। खूबसूरत ड्रेस। तो मैं इस वक्त ज़्यादा इस टॉपिक में मैंने फ़ीमेल की प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मल्टी मैरिजेस या सेकंड मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए नहीं है, ये कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है। यानी ये सबके लिए नहीं है जी, ये पहली प्रिकॉशन है कि सेकंड मैरिज जो है वो सबके लिए नहीं है। किसके लिए, ये इशफाक भी बताएंगे। यस, सो इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ की किस सिचुएशन में हैं, आप शऊर की किस लेवल पर हैं, आपकी लाइफ की अपने चैलेंजेस क्या हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं, और आपके रिलेशनशिप को कितनी स्पेस चाहिए।
अब जब आप अभी हमारा जो पिछला क्वेश्चन था आपका जो था वो कि मैरिटल इंस्टीट्यूशन में अभी क्या चल रहा है, और जहाँ पर हमें पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं लाइफ में। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम दो फैसलों के दरमियान स्टक हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझ आती एक लंबा अरसा कि हमें राइट जाना है या लेफ़्ट जाना है। तो इस तरह की सूरत हाल में सम टाइम आपको एक मिडल वे अडॉप्ट करना पड़ता है, जहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन को भी बचा लें और आप कुछ लूज़ भी कर लें, क्योंकि ये लाइफ की हर सिचुएशन जो है इट्स अबाउट गिव एंड टेक। कोई भी एक चीज़ जो है, जैसे मतलब कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो एजुकेटेड हैं, जॉबिस्ट हैं, अर्निंग वो करती हैं, हर लिहाज से दे आर फ्री, राइट। बट इफ़ दे गो फॉर द मैरिज, तो जो हमारा मैरिज का जो डिमांड है उसमें ये होता है कि वाइफ को मोर और लेस हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। शी आई मीन इन मोस्ट केसेस शी हैज़ टू बिकम हाउस वाइफ, जिसे आप कह लें, राइट। अब वो ये सोचती है कि मेरा ये सारा करियर, मेरी ये सारी मेहनत, ये सारा एक्सपोजर, ये कहाँ जाएगा, राइट। तो देयर इज़ अ मिडल वे कि जहाँ पे आप अपनी फ्रीडम को टू सम एक्सटेंट सिक्योर कर लें, और उसके साथ देयर इज़ अ वे कि आप अपने आपको सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी, एक रिस्पेक्ट, एक बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड भी आपको मिल जाए जो आपको प्रोटेक्ट करे, जो आपका साथ दे, राइट। तो एक तो इसका ये एस्पेक्ट है कि जो लोग इस सिचुएशन में हैं, राइट, दे कैन थिंक अबाउट इट। उनमें भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मैं कहूँगा इट्स एन एडवाइजेबल ऑप्शन टू थिंक अबाउट। मैं ये नहीं कहूँगा वन शुड गो फॉर इट। ब्यूटीफुली, यानी इशफाक के एनालिसिस के हिसाब से वो ख़वातीन जो कि बहुत इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशली, इमोशनली और बड़ी स्किलफुल हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि शादी की रेशो भी थोड़ी सी अब हमारे माशरे में कम भी हो रही। फ़िक्र सबको है शादी की, मगर उसकी रेशो थोड़ी सी कम भी होती जा रही है, और हम वैसे भी फीमेल्स हमारी नंबर में बहुत इंक्रीज़ कर रही हैं। तो इशफाक के कहने के मुताबिक कि हम वो फीमेल जो कि बहुत इंडिपेंडेंट हैं, जो अपने करियर को भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकती और वो अपनी लाइफ को भी जीना चाहती हैं, मगर एट द सेम टाइम दे नीड कंपेनियनशिप, सिक्योरिटी चाहिए, वो सोशल बॉन्ड एक चाहिए, तो they can think of second marriage. That's what you are saying. I mean, of course, when you will go for a second marriage, I mean, especially men, तो उनको भी ये expect नहीं करना चाहिए कि they will go for someone unmarried, or they will have also to try to find someone कि जो आपका सहारा बने या आप किसी का सहारा बने और उसकी कोई ऑब्जेक्टिव हो, नंबर वन। सेकेंडली, जो ये एक वजह है जो मैंने बताई है लेडीज़ के पर्सपेक्टिव से, देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। मसलन ये कि अगर हम बहुत ज़्यादा आजकल अपने टीवी ड्रामाज में ये चीज़ देखते हैं, और बहुत सारी हमारी जनरेशन के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसे जैसे शादी का वक्त गुजरता जाता है तो बॉन्ड वीक होता जाता है, राइट। मियां बीवी का अब उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, चीटिंग फैक्टर्स हैं, राइट। तो क्या आर यू रेडी टू पे द प्राइस टू बी एन ऑनेस्ट पर्सन, राइट, दैट्स अनदर फैक्टर, राइट। तो उसमें एक वे आउट बताया गया है कि अगर आप किसी ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पे आप चीट कर रहे हैं अनइंटेंशनली, नॉट इंटेंशनली, कि आप एक वे आउट फाइंड करें इस चीज़ को करने के लिए, you have fallen into something, right? If you have really naturally fallen into something, तो क्या आप दोनों मियाँ बीवी, are you mature enough to find a way कि rather आप ये कहें कि we are going to separate and break everything, right? या ये कि नहीं आप नहीं करोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, राइट, बिकॉज वन ऑफ अस हैज फॉलन इनटू समथिंग, राइट। सो इज देयर अ वे वी फाइंड अ मिडल वे विच इज़ कंप्लाइंट, राइट, कि जो इंटेग्रिटी और कंप्लाइंस के साथ आप एक मिडल वे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें इसको कंसिडर किया जा सकता है। डू यू थिंक सो कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि प्री रिक्विजिट्स बन जाते हैं विच पुश अ मेल और फीमेल दोनों को, क्योंकि ये दोनों चीट कोई भी कर सकता है ना, ये हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आदमी चीट करते हैं या सिर्फ औरतें चीट करती हैं, दोनों चीट कर सकते हैं। हाँ, उसमें रेशो शायद अभी हम इस रेशो पे नहीं पहुंचे कि हम एक कह दें कि जी औरतें भी 50% जो है वो चीट करती हैं और मर्द भी 50%, ये हम अभी इस पर कंक्लूसिव नहीं कुछ भी कह सकते।
व्हाट डू यू थिंक कि वो कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, जैसे मैंने आपकी बुक में ये ज़रूर पढ़ा है कि व्हेन इट इज़ लाइक कि आपके वो बीच का एक बॉन्ड जो है वो वीक हो गया है, अब उसमें वो इमोशनैलिटी नहीं रही, दैट मे बी द हिडन फैक्टर, अब अपेरेंटली ना नज़र आ रहा हो मगर हिडन फैक्टर है विच इज़ लीडिंग टूवर्ड्स द अदर पर्सन के, अच्छा वहाँ से आपको वो अटेंशन मिल रही है, वो एक्टिव जो है वो लाइफस्टाइल मिल रहा है, वो क्या हैं चीज़ें, मैं ये जानना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक कि वो हिडन जो फैक्टर्स लीड कर सकते हैं ऑन द पार्ट ऑफ अ फीमेल और अ मेल एज वेल। जैसे उसमें नॉवल में तो मैंने ये पढ़ा है ना कि मसलन आपकी लाइफ इनएक्टिव है, हस्बैंड को वाइफ इस तरह की चाहिए जो कि शी इज़ वेरी एक्टिव और वो बड़े उसी तरह से रोमांटिसाइज करते हैं चीज़ें जैसे तो मेरे ख्याल है इस पे हमें अपनी जो अपार्ट फ्रॉम ये जो हमारा मल्टी मैरिजेस का जो टॉपिक है, सवाल आपका है, उसके अलावा भी जो हमारा यंगस्टर्स हैं, मेरे ख्याल हमें उन्हें कोच करना चाहिए, उन्हें ट्रेन करना चाहिए और उन्हें कुछ रियलिटीज़ बतानी चाहिए कि इफ़ दे आर इन अ सर्टेन रिलेशनशिप एंड दे आर गोइंग टू मैरी, तो उनको हमें ये बताना चाहिए, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए कि इमोशनल बॉन्ड नेचुरली विद टाइम वीक होता है, राइट? नेचुरली देयर इज़ नो गारंटी। जब पहला ग्लास पानी का पीते हैं, राइट, तो उसकी यूटिलिटी नेक्स्ट पे कम हो जाती है। तो जैसे जैसे आप वक्त इकट्ठे गुजारते हैं तो इमोशन एनर्जी की तरह हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी और फॉर्म में। तो आज आप जिस रिलेशनशिप बॉन्ड में हैं वो इमोशनल ड्रिवन है, इमोशनली ड्रिवन है आप कह लें, राइट? तो जब रिश्तों, कोई भी रिश्ते हों, उनके दरमियान इमोशंस होते हैं ना, तो हम मिलने के बहाने ढूंढते हैं, और जब वो इमोशंस वीक हो जाते हैं तो हम ना मिलने की रीजंस ढूंढते हैं, राइट? तो ये हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि आज आपका जो इमोशन है वो जो आप जो कर रहे हैं, जो कमिटमेंट्स निभा रहे हैं, जो आप एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, राइट, वो इमोशनली ड्रिवन है। ये इमोशंस किसी ना किसी स्टेज पर जाकर कूल डाउन होंगे या एटलीस्ट डिक्रीज़ हो जाएंगे या इस लेवल पर नहीं रहेंगे। अब उस लेवल को कैसे मैनेज करना है, वहाँ पर कमिटमेंट स्टार्ट होती है। क्यों कि कमिटमेंट जो होती है उसका इमोशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जो इमोशनली ड्रिवन एक्शंस होते हैं वो कमिटमेंट नहीं होती। कमिटमेंट तो वो है कि अगर आप में से किसी एक के इमोशंस कूल डाउन हो गए हैं तो दूसरा उसको अंडरस्टैंड करे, और जिसके कूल डाउन हो गए हैं वो दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि इमोशनल ज़रूरी नहीं दोनों के कूल डाउन हो जाए, इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो जाता है। अच्छा, अब उसमें मैं आपको एक जस्ट ऑन अ लाइटर नोट एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक लड़का समटाइम्स अपनी फियांसी के घर जाता है, राइट? अब वो देखता है कि फियांसी उसके पास आती है रूम में, तो उसको कहता है अच्छा चलो जाओ चाय बनाओ, मैं आया हूँ। वो आगे से कहती लो मैं क्यों चाय बनाऊँ, आप अपनी कॉफ़ी साथ लेकर आते। वो उसको इस रिजेक्शन को या रिफ्यूज़ल को एक अदा के तौर पर लेता है और उसको एंजॉय करता है एज फियांसी। जब फैंसी डेज चल रहे होते हैं ना, जब सब कुछ बड़ा रोजी रोजी नजर आ रहा होता है। अब ये जब उनकी शादी हो जाती है, अब वो थका हुआ घर आता है और वो आके उसको कहता है कि ज़रा चाय तो बनाओ, तो वो आगे से वही पुराने मोड में समटाइम्स उसको रिपीट करती है। अच्छा। और कहती है कि लो आप अपनी चाय कॉफ़ी साथ लेकर आते, और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो मर्द का वो हो जाता है। अब ये है इमोशंस का कूल डाउन हो जाना जब आपने चीज़ें अनकवर कर ली हुई हैं। अब समटाइम्स ये हस्बैंड को समझने की ज़रूरत है कि शी विल एक्ट लाइक दैट, और समटाइम ये बीवी को समझने की ज़रूरत है, लड़की को या फीमेल को ये समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट दैट टाइम। तो क्या होता है कि हम जिन चीज़ों को थ्रिल समझते हैं उनको हम बर्डन समझने लग जाते हैं। हर उल्टी चीज़ को, मसलन किसी रोड पे खड़े होकर, जैसे अभी आप कह रही थी कि कोई आप गोलगप्पे भी खाएंगे ना, तो आप उस टाइम को अपनी मेमोरीज में लिख लेंगे। शादी के बाद अगर हस्बैंड कभी कह देगा कि यार आए ज़रा गोलगप्पे खाते, क्या हो गया, ये है हमें हमारे पास कोई पैसे ही, आप बात समझिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। फिर उस टाइम में जो आप कह रही थी ये रीज़न्स ऐसी होती क्यों हैं, उसमें यह है कि दोनों को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि कौन सी बात किस वक्त करनी चाहिए। मसलन जैसे हस्बैंड अगर थका हुआ घर आया है, समटाइम्स ही इवन डजंट नीड केयर, वो चाहता है कि मुझे कुछ ना, मेरे पाँव भी ना कोई दबाए, राइट, बिकॉज ही हैड अ बैड डे। अब अगर बीवी वहीं पे बैठी उसको ये बात कहेगी कि
आपने तो वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, तो वो क्या होगा? चाहे वो उसकी जगह फीमेल भी होगी तो रिएक्शन एक जैसे ही होगा। इसी तरह हस्बैंड्स जो हैं वो समटाइम्स लेडीज़ के जो कामों को रिकग्नाइज नहीं करते, या ये समझते हैं कि ये क्या काम करती हैं, हम सब ये करते हैं, मतलब हम ये समझते हैं ये कुछ नहीं करती, घर में बैठी हुई औरत वेली लगती है, और वो छोटी छोटी बातों पे बहुत परेशान होती हैं। हाँ। तो हम कहते हैं आप क्यों इस बात पे परेशान? वो इसलिए परेशान होती है कि उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती, उनको नज़र नहीं आ रहा होता कि ये बंदा क्या करने जा रहा है, इसलिए वो थोड़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो मैं आपके उस सवाल को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मसाइल आते हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी में, ये बेसिकली इन छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे हमें थोड़ा सा अपने यंगस्टर्स की काउंसलिंग करने की ज़रूरत है कि हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं चलेगी। यू नीड टू लर्न कि अच्छा कौन सी सिचुएशन में कौन सा बिहेवियर जो अप्रोप्रिएट हो सकता है, जो आपके रिलेशनशिप को सेव कर सकेगा। एडवाइस जो आप यंगस्टर्स को करना चाहें शादी के हवाले से, पार्टनरशिप के हवाले से, लाइफ के हवाले से, बिकॉज योर बुक इज़ एसेंस ऑफ सो मैनी थिंग्स, तो मैं तो यंगस्टर्स को खैर ये रिकमेंड करूँगी कि दे शुड गो थ्रू दैट बुक। दैट्स अ रियली गुड लर्निंग। बहुत अच्छी चीज़ें उसमें जो डिस्कस की गई हुई हैं। हम ज़रूर शेयर करेंगे अपने उसमें वीडियो में भी उसका टाइटल वगैरह भी, अगर आप लोग को चाहिए हो तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम आपको डिलीवर करवा देंगे। जी, आखिरी कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं लोगों को? मेरे ख्याल में मैं तो खुद अभी लर्न कर रहा हूँ एवरी डे। व्हाट यू हैव लर्नड एक्चुअली, उसमें से कोई एक आध एडवाइस? हाँ, बस ये है कि देखें इस वक्त हम एक ग्लोबली भी और नेशनली भी बहुत से चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं। उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और कुछ हमें भी प्रैक्टिस ये हो गई हुई है कि हम नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, उस पर टाइम भी स्पेंड करते हैं। ये जो हम कहते हैं कि जी अगर कोई बड़ी उल्टी सी चीज़ या नेगेटिव न्यूज़ हम लगाएंगे तो उससे रेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो हम उसको देखते हैं तो रेटिंग होती है, राइट? तो हमें ये चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आएँ, और उसके लिए अगेन मैं जो हमारा पहला जो आपका सवाल था मैं उसी को रेफ़र करूँगा कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटी हॉबीज़ को, आर्ट को, जो भी आप कर सकते हैं, इवन आपके पास कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ पड़ी हुई है घर के अंदर, आप उसको पेंट करें, आप उसको सजाएं, आप अपने घर के डेकोरेशन को चेंज करें, उसको अरेंज करें। इवन आपके पास इवन ऑफिस है आपका, आप अपने उस कमरे को ख्याल करें, उसको देखें। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें जो आपकी डिपेंडेंसी दूसरों पे थोड़ी सी कम करें। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच इशफाक, आपने बहुत ही वैल्यूएबल जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे साथ शेयर की है। आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों को डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चला होगा, दैट वी शुड सिट टुगेदर एंड वी शुड ब्रिंग दिस टू ऑडियंस एज वेल, बिकॉज जो एक गुफ्तगू का अंदाज़ और ग्रिप जो मैंने इशफाक में देखी, आई हैव सीन इट लाइक वेरी रेयर, बहुत कम लोगों में ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। सो थैंक यू सो मच एक तो आपके टाइम के लिए, इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए। मज़ीद भी हम ज़रूर इशफाक साहब को तकल्लुफ़ जो है वो ज़रूर देते रहेंगे, तकलीफ़ देते रहेंगे कि ये हमारे छोटी छोटी जो हमारी वीडियोस हैं, हमारे मैसेजेस हैं, उनका हिस्सा बनते रहें, ताकि हम भी इनसे सीख सकें और बाकी सुनने वाले भी इससे सीख सकें। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद ये करती हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी आज हमने क्रिएट की है कि एक्चुअली हमें किस एंगल के ऊपर जाके जो सेकंड मैरिज या फिर मैरिज की इंस्टीट्यूशन को, जैसे इन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई हैं, जैसे कमिटमेंट के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है, तो वो चीज़ें हम उनको समझने में कामयाब हो सकें और अपने रिलेशनशिप जिसकी बुनियाद हम समझते हैं कि ट्रस्ट है, लॉयल्टी है एंड कमिटमेंट है, उसको हम बेहतर करने की में कामयाब हो जाएं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।